हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप सभी मेरे साथ हैं उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए मैं राजस्थान की कला संस्कृति का दिवाली का एक महत्वपूर्ण तोहफा लेकर के और एमसीक्यू जो प्रश्न हैं उनको लेकर के आया हूं। तो आप सभी इस क्लास का फायदा उठाएंगे। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, सभी से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम दिवाली स्पेशल जो तोहफा है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान कला संस्कृति के प्रश्नों का वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एक 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू तोहफा आपको दिया है दिवाली का, जिसमें दो क्लासें हैं, जिसमें हमने कल पढ़ी थी एक तो, और एक आज पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों देखो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का दिवाली तोहफा 50 एमसीक्यू प्रश्नों का एक धमाका है आपके लिए। तो आप इस क्लास का फायदा उठाएंगे। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसका पहला जो प्रश्न है इस तोहफे में आपके लिए, वो क्या है, तो सुनना ध्यान से। पहला प्रश्न देखो, लोकगीत ही जनता की भाषा हैं, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? लोकगीत की यह जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? लोकगीत की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखो, लोकगीत ही जनता की भाषा हैं, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, देवेंद्र सत्यार्थी, जवाहरलाल नेहरू। अच्छे से आंसर आना चाहिए सबका, टकाटक सा आंसर आना चाहिए। लोकगीत के संबंध में परिभाषा है, देखो, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखो, देवेंद्र सत्यार्थी की एक परिभाषा है कि लोकगीत लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, मुंह बोले चित्र हैं। तो मुंह बोले चित्र हैं, ये परिभाषा लोकगीतों के बारे में किसकी है? तो ये परिभाषा है देवेंद्र सत्यार्थी की। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी परिभाषा है कि लोकगीत 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 संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। तो ये परिभाषा दोस्तों किसकी है? तो ये परिभाषा है रविंद्रनाथ टैगोर की। और महात्मा गांधी ने जो परिभाषा दी है वो महात्मा गांधी जी की परिभाषा क्या है? तो महात्मा गांधी जी की परिभाषा है यहाँ कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो ये आंसर बिल्कुल सबका एकदम सही है, टकाटक आंसर है। तो देखो, महात्मा गांधी अब इनको याद कैसे रखना है हमको, ठीक है? ये तीन परिभाषाएं हैं लोकगीतों के बारे में, और ये तीनों परिभाषा जो है इनको हमें याद रखना है। तो जहां पर पहरेदार शब्द दिख जाए, देखो ये आप पहरेदार, और पहरेदार लाठी लेके खड़ा रहता है, और लाठी लेके कौन चलते हैं? गांधी जी, ठीक है? तो जहां पहरेदार दिख जाए वहां तो महात्मा गांधी करना है आपको, ओके। और जहां मोह बोले चित्र मिल जाएं, और मोह से कैसे बोलते हैं हम? सत्य बोलते हैं, ठीक है? तो मोह बोले चित्र और मोह से सत्य बोलते हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? सत्यार्थी हो जाएंगे, देवेंद्र सत्यार्थी हो जाएंगे। और सुखद संदेश ले जाने वाली कला, तो जहां आपको संदेश दिख जाए वहां संदेश किसका आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें एक एक वर्ड एक एक व्यक्ति से कनेक्ट करना है, एक एक महापुरुष से कनेक्ट करना है आपको। जिसमें पहरेदार दिख जाए महात्मा गांधी, संदेश दिख जाए रविंद्रनाथ टैगोर, और मोह बोले चित्र मिल जाएं, ठीक है, तो वो देवेंद्र सत्यार्थी की परिभाषा, देवेंद्र सत्यार्थी की परिभाषा है। तो ये तीन परिभाषा हैं, और ये तीन जो परिभाषा हैं
ठीक है, ये लोकगीतों के संबंध में है, ये हम सबको याद रखनी है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत हमारी संस्कृति के बहुमूल्य चित्र हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और पहरेदार जहां दिख जाए वहां कौन है? महात्मा गांधी हैं। ओके, तो सबको क्लियर हो गई होंगी ये तीनों परिभाषा लोकगीतों के संबंध में। शाबाश दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारा गोरबंद नखरालो, मारी वर्षालेरी मूमल, मारा पियाजी बुलावे माने आई हिचकी, और मारी सवा लाखरी लूम गम गई मारी इंडोनी। ठीक है, तो ये जो गीत हैं इनमें कौन सा क्षेत्र है जो अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अच्छे से आंसर देना है, तुक्का नहीं लगाना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। ओके, शाबाश, अच्छे से आंसर देना है। मारा गोरबंद नखरा लो। ठीक है, ये जो गीत है, इस गीत की हम बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी क्षेत्र का है। ठीक है, मारी वर्षालेरी मूमल। ठीक है, ये जो गीत है मूमल का, ये जैसलमेर का है। कहां का है? जैसलमेर का है, तो ये जैसलमेर का हो गया। ठीक है, मारा पियाजी बुलावे माने अब हिचकी। ठीक है, अब हिचकी जो गीत है, आपको पता है कि हिचकी जो गीत है, ये हिचकी गीत जो है ये किसी प्रिय द्वारा याद किए जाने पर गाया जाता है। तो यहां हिचकी जो गीत है ये किस क्षेत्र का है? तो हिचकी गीत यहां पर ये अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो यहां ये अलवर मेवात क्षेत्र, अलवर का जो मेवात क्षेत्र है यहां का प्रसिद्ध है। ठीक है, और मारी सवा लाख रिलूम गम गई मारी इंडोनी। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंडोनी गीत गाया जाता है। ठीक है, इंड्री जो होती है चक्री सिर के और कलश के बीच में सिर पर रखी जाती है बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, उसको इंड्री कहा जाता है, इंडोनी कहा जाता है। ठीक है, तो वो इंड्री जो है उस पर गीत गाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको क्या कहा जाता है? यहाँ इंडोनी गीत। तो ये तो इंडोनी गीत है, ये हिचकी गीत है, ये मूमल गीत है, और ये गोरबंद गीत है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है, और इस पर गीत गाया जाता है गोरबंद नखरालो मारो गोरबंद नखरालो। तो यहां पर ऊंट के सजावट का इसमें वर्णन किया जाता है, ऊंट की सजावट का इसमें वर्णन होता है। तो ये गीत जो है मारो गोरबंद नखरालो पश्चिम राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र का है। वर्षालेरी मूमल जो है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है, जिसमें मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, मूमल के सौंदर्य का नक्शे का वर्णन होता है इसमें। और किसी प्रिय द्वारा याद किए जाने पर जब हिचकी आती है तो गीत गाया जाता है, उस गीत को कहते हैं हिचकी गीत। कौन सा गीत? हिचकी गीत। और ये अलवर मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। तो यहां इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर होगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, केसरिया वालम लोकगीत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? केसरिया वालम लोकगीत है, और केसरिया वालम लोकगीत जो है इसके संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। यह राजस्थान का राज्य गीत है, यह राजस्थान का राज्य गीत है, यह मांड गायन शैली में गाया जाता है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। इस लोकगीत में पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है, और मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। अब देखो यहां पर ये पहले तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, पहले तीनों कथन बिल्कुल सही हैं कि या राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, बिल्कुल सही है। यह मांड गायन शैली में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस लोकगीत में पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। इसमें व्यथा, विरह व्यथा का वर्णन है, विरह गीत है, जिसमें परदेश गए पति की प्रतीक्षा में नारी इस गीत को गाती है और उसको वापस बुलाती है। ठीक है, केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश। ठीक है, तो उनको घर वापस बुलाती है परदेश से,
तो ये बिल्कुल सही बात है इसमें। और ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, ये सही नहीं है, ये कथन इसका गलत है। तो यही कथन इसका असत्य हो जाएगा, डी आंसर। क्योंकि ये गीत जो है ये मेवात क्षेत्र का नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उस पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। और मांड जो क्षेत्र है वहां से ये मांड क्षेत्र, जिसको वल्ल क्षेत्र, मांड क्षेत्र कहते हैं, जैसलमेर क्षेत्र, वहां से मांड गायन शैली की 10वीं शताब्दी में शुरुआत हुई है। और इस मांड गायन शैली में प्रसिद्ध इसकी गायिका हुई हैं, वो हैं बीकानेर निवासी अल्लाह जिलावाई। अल्लाह जिलावाई केसरिया वालम गीत के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इसका पहली बार गाया था किसने? मांगी बाई ने, पहली बार मांगी बाई ने गाया था। और अल्लाह जिलावाई जो है इसकी प्रसिद्ध गायक हैं, गायक कलाकार हुई हैं। और अल्लाह जिलाबाई जो हैं उनका संबंध बीकानेर से है, मांड गायन शैली से है, ठीक है। कई बार मैं प्रश्न में बता चुका हूं, बहुत सारे कलाकार हैं इसके, जिसमें जमीला बानो बेगम है, बन्नो बेगम है, गौरी देवी हैं, मांगी बाई हैं, इसके अलावा अल्लाह जिलाबाई हैं। तो इसकी प्रसिद्ध गायिकाएं हुई हैं राजस्थान में मांड गायन शैली की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई मानी जाती हैं, अल्लाह जिलाबाई मानी जाती हैं। और ये जो गीत है इसमें यहाँ पर केसरिया वालम में परदेश गए पति की ब्रह व्यथा में, ठीक है, ब्रह व्यथा में नारी उसकी प्रतीक्षा कर रही है, उसका वर्णन किया जाता है। तो ये लोकगीत है, पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। और ये मेवात क्षेत्र का गीत नहीं है। मेवात क्षेत्र का भी मैंने अगले ही प्रश्न बताया था आपको। तो मेवात क्षेत्र का जो गीत है वो कौन सा गीत है? हिचकी गीत है। तो अलवर मेवात क्षेत्र का जो गीत है वो हिचकी गीत है, ये गीत है यहाँ पर, ठीक है। ये गीत जो है वो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का है। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना। खेती शुरू करते समय किसानों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? लावणी, गौरवंद, तेजा गीत और हमसीड़ो गीत। तो देखो, लावणी जो गीत है ये देवताओं को आमंत्रित करने के लिए गाया जाता है, देवताओं को आमंत्रित करने के लिए गाया जाता है। लावणियां प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की, वैसे आमंत्रित करने के लिए गाया जाता है, आमंत्रित करने हेतु जो गीत गाया जाता है उस गीत को हम क्या कहते हैं? लावणी गीत कहते हैं, उसे लावणी गीत कहा जाता है, ठीक है। और गौरवंद ऊंट के गले का आभूषण है, तो ऊंट के श्रृंगार का इसमें वर्णन होता है, ऊंट के श्रृंगार का इसमें वर्णन होता है। तो ऊंट के श्रृंगार का इसमें वर्णन किया जाता है, तो ऊंट के श्रृंगार का इसमें वर्णन है। और तेजा गीत किसान जो हैं उनके द्वारा खेती शुरू करते समय गीत गाया जाता है, तेजा लोकगीत। इसको तेजा टेर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। किसानों का प्रेरक गीत है और तेजा जी की आराधना में गाया जाता है। और हमसीड़ो जो गीत है ये किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये भीलों के द्वारा गाया जाता है, भीलों के द्वारा गाया जाता है। और ये उत्तरी उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, उत्तरी मेवाड़ जो क्षेत्र है उस उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और ये हमसीड़ो जो गीत है इसमें भील जनजाति का गीत है और भीलों का गीत है। इसमें भील जनजाति के स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों इसको साथ में गाते हैं, ठीक है। तो भील स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा एक साथ गाया जाता है। तो भील स्त्री पुरुष दोनों साथ में गाते हैं इसको। तो हम साथ साथ गाएंगे तो हमसीड़ो, ऐसे याद रखना, हम साथ में गाएंगे, हमसीड़ो गीत है। भीलों द्वारा उत्तरी मेवाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भील स्त्री पुरुष दोनों साथ में गाते हैं, उसको हमसीड़ो कहते हैं, हमसीड़ो गीत कहा जाता है। तेजा टेर है, तेजा जी की आराधना में गाया जाता है। और किसानों का प्रेरक गीत है, किसान खेती की शुरुआत करते समय, खेती की शुरुआत करते समय जो गीत गाते हैं उस गीत को क्या कहते हैं? तेजा गीत कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। बिल्कुल सही, एकदम सभी का टकाटक आंसर है, बढ़िया आंसर है, शानदार आंसर है, ठीक है। वेरी गुड। बहुत अच्छे।
शाबाश। अगला प्रश्न देखो, कुचामन, परबत्सर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। कुचामन, परबत्सर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है? तो देखो, यहां कच्छी घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, भवाई नृत्य। अगर हम बात करें तो कुचामन, परबत्सर, डीडवाना, शेखावाटी, इन क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर दूल्हे के वेशधारी पुरुष द्वारा कमर पर बांस की घोड़ी बांधकर बांस की बनी घोड़ी होती है, घोड़ी बांधकर उसे नचाते हुए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी कहते हैं बांस की घोड़ी को कच्छी घोड़ी कहा जाता है। तो ये गीत लोक नृत्य है, और लोक नृत्य जो है ये लोक व्यावसायिक नृत्य है प्रेजेंट में, और ये शादी विवाह मेले आदि के समय किया जाता है। वैसे अगर पूछता है किस अवसर पर होता है तो विवाह आंसर होता है इसका। पुरुषों द्वारा किया जाता है, दूल्हे के वेशधारी पुरुष द्वारा कमर पर बांस की घोड़ी को बांधकर उसे नचाते हुए नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य, और अग्नि नृत्य कहाँ का है? तो अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है। जसनाती सिद्धों द्वारा अग्नि के अंगारों पर नंगे पैरों से जसनाथ जी की आराधना में नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को क्या कहते हैं? तो उस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों अग्नि नृत्य। जसनाथ जी की आराधना में होता है, जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाता है बीकानेर के कतरिया सर क्षेत्र में, ठीक है, और उसके आसपास के स्थानों पर यह नृत्य किया जाता है। बम नृत्य, और बम जो नृत्य है ये फागुन माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फागुन माह में किया जाता है। किधर किया जाता है? तो ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। फागुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसको बम रसिया भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये बम नृत्य है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? बम रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसको बम रसिया भी कहा जाता है। तो बम रसिया ये जो बम रसिया नृत्य है इसका दूसरा उपनाम है। और भवाई जो नृत्य है ये आप जानते ही हैं कि भवाई जो नृत्य है लोक व्यावसायिक नृत्य है, और ये भवाई नृत्य है यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। तो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई गुजरात में एक लोक नाट्य है, जसमा ओडन शांता गांधी का ग्रंथ है, उस पर आधारित है। इसमें कलाकार जो है वो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं, करतब जो है वो दिखाए जाते हैं नृत्य के दौरान, तो उसको कहा जाता है भवाई नृत्य। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का है, ठीक है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है, और बम या बमरसिया जो नृत्य है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र का है, फागुन माह में किया जाता है। और यहाँ पर कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ये दो व्यावसायिक नृत्य हैं, इसमें कच्छी घोड़ी और भवाई नृत्य दोनों व्यावसायिक हैं। अग्नि नृत्य ये धार्मिक आस्था का नृत्य है, धार्मिक आस्था श्रद्धा का नृत्य है। और बम जो नृत्य है ये एक क्षेत्रीय नृत्य है। कैसा है? क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं देखो। और इससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, दिवाली
ट्रिपल धमाका ऑफर है उत्कर्ष का, उसका आप फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको 3 फायदे मिलने वाले हैं एक साथ। और ये ऑफर जो है वो 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक है। ट्रिपल धमाका ऑफर है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दिवाली धमाका जो ऑफर है उसमें 3 फायदे एक साथ, एक कोर्स लेने पर आपको 3 फायदे मिलेंगे। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर आप लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच ज्वाइन करते हैं उत्कर्ष का, तो उसमें लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच में ही आपको उसके साथ में क्या मिलने वाला है, तो उसके साथ में एक रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो बिल्कुल मुफ्त फ्री मिलने वाला है। लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच आपने परचेज किया है, उस पर आपको यहां 90% डिस्काउंट भी मिलेगा, छूट भी मिलेगी। तो यहां पहला ऑफर ये, दूसरा ऑफर ये हो गया, और तीसरा जो ऑफर है वो क्या है कि आपने जो कोर्स खरीदा उस कोर्स में आपको जो वैलिडिटी है उसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और मिलेगी, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो ये तीसरा ऑफर ये हो गया इसमें। तो यहां पर एक ही कोर्स में आपको 3 फायदे मिलने वाले हैं, और ये 3 फायदे 3 तारीख तक ही मिलने वाले हैं। ध्यान से लेना, 3 फायदे 3 तारीख तक, 3 नवंबर तक ही हैं। तो इसलिए आप इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये 90% का डिस्काउंट, ये ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। चलें, ढोल नृत्य के बारे में सत्य कथन है। ढोल नृत्य के बारे में सत्य कथन कौन सा है, बताइए। ढोल नृत्य के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ठीक है, अच्छे से आंसर देना है। सभी कथनों को अच्छे से पढ़ेंगे। यह मुख्यतः जालोर क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जगत नारायण को दिया जाता है। शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पर यह कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, सत्य कथन है कि यह जालोर क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जगत नारायण को नहीं है भैया, किसको है, तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को है। तो शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहां पर इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को दिया जाता है, ना कि जगत नारायण को। तो यह कथन इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ए और बी किस में है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जालोर क्षेत्र में किया जाता है, ढोल नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोली सरगड़ी, ठीक है, ढोली सरगड़ी भील आदि जाति के लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। और यहाँ ये ढोल नृत्य है जिसमें ढोल थाकना शैली में एक साथ 4-5 बजाए जाते हैं। तो उसको इसमें पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें 4-5 ढोल एक साथ थाकना शैली में बजाए जाते हैं, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर जालोर क्षेत्र में ढोल बजाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है और ये जालोर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे, जालोर क्षेत्र में किया जाता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखो, कन्हैया ख्याल के संबंध में सत्य कथन है। कन्हैया जो ख्याल है उसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है, यह देखना है। कन्हैया ख्याल के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं, यह करौली और सवाई माधोपुर व भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। ख्याल की यह विधा मूल रूप से मीणा जाति में प्रचलित है। इस ख्याल का मुख्य पात्र मेढ़िया होता है। बताओ भैया, इसकी कथा को क्या कहा जाता है, तो इसकी जो कथा है उस कथा को कहा जाता है कहन। क्या कहते हैं, कहन कहा जाता है। इसकी कथा को तो कहन कहते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य पात्र मेढ़िया कहलाता है। यह ख्याल की विधा मूल रूप से मीणा जाति में प्रचलित है और यह करौली सवाई माधोपुर भरतपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रचलन में है। ये तीनों कथन इसके सत्य हैं, यानी कि तीनों कथन जब सत्य हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कन्हैया या कहन कहा जाता है इसको। और ये कन्हैया ख्याल, ये यहाँ पर इसके तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, सही हैं दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन है तीनों।
शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनना। निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म है रम्मत, चेतराम, कुचामनी ख्याल, उगमराज जी, तमाशा, वासुदेव भट्ट, तुर्रा कलंगी, जयदयाल सोनी। अब बताओ मुझे यहां कौन से कलाकार हैं जो यहां पर अश्वमेलित हैं। अश्वमेलित कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। अच्छे से सोच समझ करके आंसर देना है। देखो, रम्मत, रम्मत बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं। रम्मत के जो कलाकार हैं वो कौन कौन हैं, तो रम्मत के कलाकार मनीराम व्यास, मनीराम व्यास, मनीराम व्यास हैं, ठीक है। फागू महाराज हैं, फागू महाराज हैं, फागू महाराज हैं, मनीराम व्यास हैं, ठीक है। तेज कवि हैं, तेज कवि हैं, रम्मत से ही संबंधित हैं। मनीराम व्यास हैं, फागू महाराज हैं, तेज कवि हैं। इसके अलावा और कलाकार हम देखें, तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास। तो ये सभी कलाकार किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सभी कलाकार यहाँ रम्मत से संबंधित हैं, ठीक है। चेतराम, चेतराम जो है तुर्रा कलंगी के कलाकार हैं। तुर्रा कलंगी के कलाकार कौन कौन हैं? तो तुर्रा कलंगी के कलाकार जयदयाल सोनी, चेतराम, चेतराम, हमीद बेग, हमीद बेग, सेडू सिंह, सेडू सिंह, ताराचंद, ताराचंद, नाना लाल गंधर्व, नाना लाल गंधर्व, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, शेडू सिंह, ताराचंद, नानालाल गंधर्व, ये सब तुर्रा कलंगी के कलाकार हैं। तमाशा के वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, फूलजी भट्ट, वंशीधर भट्ट, वंशीधर भट्ट और गोपी जी भट्ट, गोपी जी भट्ट, गोपी जी भट्ट। ये कलाकार किससे संबंधित हैं? तमाशा से। और उमगराज और लच्छीराम, उमगराज और लच्छीराम, इनका संबंध किससे है? कुचामनी ख्याल से है। तो अब अश्वमेलित युग्म कौन सा हो गया? ए हो गया, क्योंकि चेतराम जो है वो चेतराम किसके हैं? तो चेतराम तुर्रा कलंगी ख्याल के कलाकार हैं, ठीक है। सभी के कलाकार मैंने लिख दिए हैं जो प्रसिद्ध कलाकार हैं इन लोकनाट्यों के। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी कलाकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं। रम्मत के तेज कवि तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागू महाराज, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, प्रसिद्ध कलाकार उगमराज जी। तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है और तमाशा लोकनाट्य जो है इसके वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, वंशीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट, भट्ट भट्ट भट्ट, ठीक है। और तुर्रा कलंगी जो है उसके जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, सेडू सिंह, ताराचंद और नानालाल गंधर्व, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों इनके इन लोकनाट्यों के। और यहाँ रम्मत जो है ये जैसलमेर से शुरुआत हुई है, प्रसिद्ध बीकानेर की हैं और रम्मत की पाटा संस्कृति का संबंध बीकानेर से है। यहाँ कुचामनी ख्याल, कुचामन, डीडवाना, परबस्तर, ये जो क्षेत्र हैं नागौर वाले, तो कुचामन में प्रसिद्ध है नागौर में,
तमाशा जयपुर से शुरुआत हुई है, सवाई प्रताप सिंह के समय वंशीधर भट्ट जो है उन्होंने की है, और ये मूलतः महाराष्ट्र का है तमाशा लोकनाट्य। तुर्रा कलंगी इसकी शुरुआत चंदेरी से होती है। राजस्थान में निम्बाहेड़ा और घोसुंडा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, और यहाँ पर तुर्रा और कलंगी जो है इसमें शिव और पार्वती के प्रतीक माने जाते हैं। ये दोनों, तुर्रा शिव का और पार्वती का, कलंगी प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो है मंच पर प्रदर्शित की जाती है, 2 मंच होते हैं उसमें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके, शाबाश। अगला प्रश्न देखो, तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे क्या कहते हैं? तो तमाशे का जो आयोजन होता है, तमाशा जो लोकनाट्य है उसका आयोजन खुले मंच पर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो पाटा जो है ये तो रम्मत से संबंधित है। किससे संबंधित है? रम्मत से संबंधित है। पाटों पर मंचन किया जाता है। तो रम्मत से, और रम्मत कहां पर? बीकानेर। बीकानेर में पाटों पर प्रदर्शित की जाती है, तो इसको पाटा संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाटा संस्कृति कहा जाता है। तो इसको पाटा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अखाड़ा, घेरा, दंगल। दंगल जो है ये, दंगल ये किसकी प्रतियोगिता होती है? तो ख्याल की। तो ख्याल जो है, उस ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है जयपुरी ख्याल की, उसको दंगल कहते हैं। ख्याल की प्रतियोगिता जो होती है उसको दंगल कहा जाता है। और तमाशे का जो आयोजन है वो खुले मंच पर किया जाता है, और उस खुले मंच को क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है। तमाशे का आयोजन जयपुर में खुले मंच पर किया जाता है। ठीक है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अखाड़ा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत की थी वंशीधर भट्ट ने। गुणिजन खाने के जो कलाकार हैं, गुणिजन खाने के जो कलाकार हैं, वो गुणिजन खाने के कलाकार इसमें काम करते थे। सवाई प्रताप सिंह के यहाँ ये लोकनाट्य शुरू हुआ। और तमाशा जो लोकनाट्य है ये मूलतः कहाँ का है? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, मूलतः कहाँ का है? तो मूलतः महाराष्ट्र का है। राजस्थान में प्रसिद्ध है, जयपुर का सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ है। और इसका जो मंचन किया जाता है तमाशा लोकनाट्य का, वो जिस स्थान पर मंचन होता है, जिस स्थान पर प्रदर्शित होता है ये, उसको कहते हैं हम अखाड़ा। और ख्याल जहां प्रदर्शित होती है उसको कहते हैं दंगल। ठीक है। और पाटा, और पाटा संस्कृति रम्मत है बीकानेर की, पाटों पर प्रदर्शित की जाती है, मंच बनाए जाते हैं, तो उसको पाट कहते हैं। तो उसको कहा जाता है रम्मत। और रम्मत पाटा संस्कृति कहाँ की है? बीकानेर की है दोस्तों। कहाँ की? बीकानेर की है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखो, उनियारा चित्र शैली मिश्रण है। उनियारा जो चित्र शैली है वो उनियारा चित्र शैली किसका मिश्रण है? तो यह उनियारा चित्र शैली, और उनियारा जो है ये टोंक में है। कहां पर है? टोंक में है। पहली बात, ये उपशैली किसकी है? तो ये ढूंढाण जो शैली है, कौन सी शैली? ढूंढाण जो चित्रकला शैली है, उस ढूंढाण चित्रकला शैली की क्या है? ये उपशैली है। तो ढूंढाण की उपशैली है ये। ठीक। और यहां उनियारा टोंक में है। नरू का वंश का ठिकाना हुआ करता था उनियारा टोंक में। और यहां इस पर मिश्रण किसका है? तो जयपुर और अलवर, ये अलवर का नहीं होगा इसमें। जयपुर और मेवाड़, मेवाड़ का नहीं होगा इसमें। शेखावाटी और अलवर, तो शेखावाटी और अलवर का नहीं होगा। जयपुर और बूंदी दोनों के बीच में पड़ता है ये उनियारा क्षेत्र। तो इस पर जो प्रभाव है वो दोनों का ही प्रभाव होगा, दोनों का ही प्रभाव होगा, जयपुर शैली और बूंदी शैली का। जयपुर और बूंदी शैली का इस पर प्रभाव होगा। तो जयपुर और बूंदी का प्रभाव देखने को मिलेगा कहां के चित्रों में? उनियारा के चित्रों में। तो उनियारा की जो चित्रकला है, उनियारा की जो चित्र शैली है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे जो चित्र, उसमें प्रभाव मिलेगा बूंदी शैली का और जयपुर शैली का। जयपुर यानी कि ढूंढाण जो है, ढूंढाण की आमेर जयपुर जो शैली है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, तो इसलिए इस पर प्रभाव है इन दोनों का यहाँ पर उनियारा शैली में। उनियारा शैली में इसका प्रभाव मिलेगा। तो उनियारा जो है ये जयपुर बूंदी का है, जयपुर बूंदी का है। ओके। इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं उनमें कौन कौन हैं वो याद रखने हैं। ठीक है। उनियारा शैली के चित्रकार हैं उनको मैं बता देता हूं, पेंटर कौन कौन है इसके प्रसिद्ध जो पेंटर हुए हैं, चित्रकार 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 कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है धीमा, कैसा है? स्लो है, धीमा। ठीक है। एक है मीरबख्श, मीरबख्श, मीरबख्श। एक है काशीराम, काशीराम। एक है राम लखन, राम लखन। एक है भीम, भीम। ठीक है।
धीमा भीम, मीरबख्श, काशीराम, राम लखन, ये सभी दोस्तों चित्रकार हैं किस शैली के? उडियारा चित्रकला शैली के। तो उडियारा चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, कलाकार हैं ये, जिन्होंने यहाँ पर चित्रकारी का कार्य किया उडियारा शैली में। तो ये ध्यान रखना, ये चित्रकार हैं उडियारा शैली के, ठीक है। उडियारा टोंक में पड़ता है। उडियारा उपशैली है ढूंढाण की। उपशैली किसकी है? ढूंढाण की। और इस पर प्रभाव किसका है? तो जयपुर और बूंदी शैली का इस पर प्रभाव है, ठीक है। तो यह मिश्रण है, और ये मिश्रण है जयपुर और बूंदी शैली का, तो इसलिए इस पर प्रभाव जो है वो प्रभाव किस शैली का है? अगर प्रभाव पूछता है तो ध्यान रखना जयपुर और बूंदी शैली का है, जयपुर और बूंदी शैली का है। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सबका एकदम सही आंसर। और आप इसके चित्रकार हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगले प्रश्न पे जाते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक खतरनाक ऑफर 90% डिस्काउंट वाला, जो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वैलिड है, ठीक है। और ये किस पर है? तो ध्यान से सुनना, उत्कर्ष का दिवाली धमाका ऑफर है। और उत्कर्ष का दिवाली धमाका जो ऑफर है, ये उत्कर्ष ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उन सभी पर आप पा सकते हैं 90% तक का डिस्काउंट। तो उत्कर्ष ऐप में टेस्ट सीरीज हैं, जिस टेस्ट सीरीज को 22 लाख से अधिक विद्यार्थी सफल कर चुके हैं, और उसको जो 22 लाख से अधिक विद्यार्थी जो हैं उसमें सक्सेस हो चुके हैं, उन्होंने उसको अपनाया है। तो आप भी अपनी तैयारी को परखने के लिए, जांचने के लिए उत्कर्ष ऐप की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दिवाली धमाका ऑफर में उस पर 90% का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में कभी भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर उसमें आपको मिलने वाला है 90% का डिस्काउंट। ओके, थैंक यू। अगला प्रश्न देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ चित्रशैली दे रखी है और एक तरफ उपशैली दे रखी है उनकी, तो सही सुमेलित करके इसका आंसर देना है। करो, देखो सही सुमेलित करो, अच्छे से टकाटक सा सुमेलित कर दो इसको। शाबाश, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छे। देखो मेवाड़, मेवाड़ की जो उपशैली हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मेवाड़ की उपशैली मैं इधर बता रहा हूं आपको, सुन लेना कौन कौन सी उपशैली हैं। तो मेवाड़ की एक तो आपको नाम आ सकता है उदयपुर, एक नाम आ सकता है आपको चावंड, एक नाम आ सकता है आपको नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, एक नाम आ सकता है आपको देवगढ़, देवगढ़। ये सभी उपशैली हैं, और ये सभी उपशैली हैं मेवाड़ की। किसकी उपशैली हैं? मेवाड़ की उपशैली हैं, ठीक है। मारवाड़, मारवाड़ की जो उपशैली हैं वो कौन कौन सी होंगी? तो मारवाड़ की उपशैली देखो इधर मैं आपको बता रहा हूं, मारवाड़ की उपशैलियां, और मारवाड़ की उपशैली कौन कौन सी होंगी? तो इसमें आपको एक तो मिलेगा जोधपुर, जोधपुर मिलेगा, एक आपको इसमें मिलेगा यहां बीकानेर, बीकानेर शैली, एक आपको मिलेगी किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, एक आपको मिलेगी अजमेर शैली, अजमेर शैली, एक आपको मिलेगी नागौर शैली, एक आपको मिलेगी जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, एक आपको मिलेगी घानेराव शैली, घानेराव पाली में है। ये सब उपशैलियां हैं दोस्तों, और ये उपशैलियां हैं किसकी? मारवाड़ की। किसकी? मारवाड़ की। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ हाड़ौती की, तो हाड़ौती की जो उपशैली हैं, हाड़ौती की जो उपशैली हैं वो कौन कौन सी हैं? तो हाड़ौती की उपशैली हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये हाड़ौती की उपशैलियां हैं, ठीक है, हाड़ौती की उपशैली हैं। और ढूंढाण की उपशैली कौन कौन सी हैं? तो ढूंढाण की जो उपशैली हैं उनकी बात करें तो इसमें एक तो आमेर, फिर जयपुर हो जाएगा ये, फिर अलवर हो जाएगा, और फिर उनियारा हो जाएगा,
और फिर शेखावाटी हो जाएगा। शेखावाटी, ठीक है। तो ये उपशैलियां हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से सही से मिलान कर देंगे आप। मेवाड़ की उपशैली कौन कौन सी हैं? तो मेवाड़ की जो उपशैली हैं उनमें ये मेवाड़ की उपशैली हैं, देखो मेवाड़ की हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो मारवाड़ की उपशैली हैं, ये सभी मारवाड़ की उपशैलियाँ हैं। कोटा बूंदी झालावाड़ ये उपशैली हैं हाड़ौती की। और इधर यहाँ अगर हम देखें तो इधर ये शेखावाटी, उनियारा, अलवर, जयपुर, आमेर ये ढूंढान की उपशैली हैं। सभी की उपशैलियाँ लिख दी हैं मैंने। उपशैली से प्रश्न आता है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बाद में। तो इसका सही मिलान कर लेते हैं, इधर क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो देखो मेवाड़ की यहाँ कौन सी शैली आएगी? देवगढ़ शैली आएगी, तो ये इसमें तो आ जाएगा 4। मारवाड़ की कौन सी आ जाएगी? इसमें किशनगढ़ आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगा। हाड़ौती की कौन सी आ जाएगी? बूंदी, तो इसमें 1 आ जाएगा। और ढूंढान की कौन सी आ जाएगी? उंडियारा, तो इसमें 2 आ जाएगा। आंसर होगा 43/12, और 43/12 किस में है? बी में है। तो 43/12 बी में है, तो इस प्रकार बी आंसर हो जाएगा इसका। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सबकी उपशैलियां मैंने यहां पर लिख दी हैं आपके सामने। ओके, शाबाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन पूछ रहा है। तो देखो सत्य कथन कौन सा है? जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जिंक से निर्मित होते हैं और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है बादले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बादले कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, कथन बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक। आगे, जयपुर के अयाज अहमद मीनाकारी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर के अयाज अहमद मीनाकारी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, अयाज अहमद। बंदेज कला टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। बंदेज कला टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसमें से सत्य कथन बताने हैं आपको कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। सत्य कथन कौन कौन से हैं ये बताने हैं आपको। सत्य कथन कौन कौन से हैं? शाबाश। देखो, जोधपुर में पानी भरने के जस्ते की बोतल हैं, बिल्कुल सही कथन है। जयपुर के अयाज अहमद का काम मीनाकारी का नहीं है। अयाज अहमद लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। लाख का काम जो है उसके लिए, लाख का काम इसके लिए प्रसिद्ध है कौन? तो लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं यहाँ अयाज अहमद। और मीनाकारी के लिए आपको पता है सरदार कुदरत सिंह हैं। कौन है? कुदरत सिंह है, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 1988 में इसके लिए। कुदरत सिंह है। जोधपुर में बंदेज कला जो है उसको टाई और डाई, ठीक है, जोधपुर की प्रसिद्ध है टाई और डाई। टाई का मतलब है बांधना, और टाई बांधना, और डाई रंगना, बांधो और रंगो, तो उसको क्या कहते हैं? बंदेज कला कहते हैं। जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 3। और 1 और 3 किस में है? तो 1 और 3 सी में है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 3 कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? मोती लहरिया सीकर, सतरंगी लहरिया चूरू, पचरंगी लहरिया जोधपुर, समुद्र रंग लहरिया जयपुर। तो बताओ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, लहरिया दे रखे हैं और लहरियाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भैया। देखो, मोती लहरिया सीकर सही है, सतरंगी लहरिया चूरू सही है, पचरंगी लहरिया ये जोधपुर का नहीं है, समुद्र रंग लहरिया जयपुर का है। पचरंगी जो लहरिया है, ठीक है, वो पचरंगी लहरिया भी कहाँ का है? जयपुर का है। पचरंगी लहरिया भी कहाँ का है? जयपुर का है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यानी कि जोधपुर में, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर का पचरंगी लहरिया यहाँ पर ये सही नहीं है, ठीक है। मोती लहरिया सीकर का है, सतरंगी लहरिया चूरू का है, ठीक है, पचरंगी लहरिया जयपुर का है, और समुद्ररंगी लहरिया कहाँ का है? जयपुर का है। तो इसमें यहाँ पर युग्म जो सुमेलित नहीं है, असुमेलित युग्म है, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा। ओके, शाबाश। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है, निम्न में से सुमेलित युग्म कौन सा है ये बताना है।
निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है ब्लू पॉटरी, कोटा, मीनाकारी, जोधपुर, बादले, बीकानेर, गलीचे, जयपुर। अब क्या पूछ रहा है कि सुमेलित युग्म कौन सा है? ब्लू पॉटरी कोटा की नहीं है, कोटा की तो क्या है, ब्लैक पॉटरी है। कोटा की क्या है, ब्लैक पॉटरी है। तो ब्लैक पॉटरी जो है, ये ब्लैक पॉटरी कहाँ की है, कोटा की। ब्लू पॉटरी कहाँ की है, तो ब्लू पॉटरी है जयपुर की। ठीक है। मीनाकारी कला कहाँ की है, तो मीनाकारी कला है जयपुर की। जोधपुर की है बादला कला। क्या है, बादला कला। बादला कला जोधपुर की है। ठीक है, बादले जोधपुर के हैं। तो बादले कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं, जोधपुर के हैं। बीकानेर, बीकानेर जो है, बीकानेर की उस्ता कला, उस्ता कला, मथेरना कला, मथेरना कला, मथेरना कला। इसके अलावा और देखें तो कूपी कला, कूपी कला, ये बीकानेर की है। गलीचा जयपुर का, ये बिल्कुल सही है। नमदे टोंक के, नमदे टोंक के, तो नमदे कहाँ के हैं, टोंक के हैं, और गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल सुमेलित पूछ रहा है तो सुमेलित युग्म एक ही है, बाकी सब असुमेलित हैं, बाकी सब असुमेलित हैं, सुमेलित एक ही है इसमें। तो इसमें यहां पर जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो देखना है। कछावू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा, ठीक है। लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र। खपटा शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला साफा। और ढेपाड़ा, ठीक है, ढेपाड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछ रहा है आपसे कि सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको कि सुमेलित कौन सा नहीं है। अच्छे से पढ़ करके सही से आंसर देना है, सुमेलित कौन सा नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। तो देखो, कछावू आदिवासी महिलाओं का जो स्कर्ट टाइप एक घाघरा होता है, ठीक है, जो यहाँ घुटने तक नीचा पहना जाता है, ठीक है, तंग घाघरा कहते हैं इसको। क्या है, तंग घाघरा है, बिल्कुल सही है ये कथन। लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र, ये भी सही है, ठीक है, कमर से ऊपर का वस्त्र है। खपटा शहरिया पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला साफा है, ये भी सही है। ढेपाड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा, आदिवासी महिलाओं के घाघरे को कहते हैं नांदड़े। क्या कहते हैं, नांदड़े कहते हैं, ठीक है, तो इसको नांदड़े कहा जाता है, ठीक है। और ढेपाड़ा क्या है, तो ढेपाड़ा ये पुरुषों की तंग धोती है, आदिवासी पुरुषों की तंग धोती, आदिवासी पुरुषों की तंग धोती होती है घुटने तक नीची, उसको कहा जाता है ढेपाड़ा। ठीक है, तो तंग धोती घुटने तक नीची जो बांधी जाती है उसको क्या कहते हैं, ढेपाड़ा। तो यहाँ सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित यही नहीं है इसमें, कौन सा, यहाँ डी। तो डी इसमें सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचना, उत्कर्ष बुकशाला ऐप से अगर आप कोई भी पुस्तक परचेज करते हैं तो उन सभी पुस्तकों पर आपको 80% तक की छूट मिलने वाली है। और ये ऑफर दोस्तों कब तक है, ये 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये ऑफर है। इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से बुकशाला ऐप उत्कर्ष का डाउनलोड करें, और आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो बुकशाला ऐप से घर बैठे ऑर्डर करके पुस्तक मंगा सकते हैं। और अभी उस पर 3 नवंबर तक डिस्काउंट चल रहा है, और वो 80% डिस्काउंट है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है, बताओ भैया। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है, काले रंग की, पीले रंग की, केसरिया रंग की, भूरे रंग की। आसान प्रश्न कर देंगे आप, ठीक है। शोक के समय अगर पगड़ी पहनेंगे तो शोक के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाएगी, तो शोक के अवसर पर पहनी जाएगी सफेद पगड़ी। कौन सी पगड़ी, सफेद पगड़ी। और अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में क्या करना है आपको, वीरता का प्रदर्शन करता है। वीरता का प्रतीक क्या है, तो वीरता का प्रतीक जो है दोस्तों वो है केसरिया रंग।
वीरता का जो प्रतीक है वो केसरिया रंग है। तो युद्ध में जाते समय कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती है? तो युद्ध में जाते समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, केसरी रंग की पगड़ी धारण की जाती है दोस्तों। ठीक है, केसरिया रंग की पगड़ी धारण की जाती है युद्ध में जाते समय। ओके, शाबाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। अब सुमेलित युग्म पूछ रहा है कि सुमेलित युग्म कौन सा है इनमें से, सुमेलित युग्म कौन सा है इनमें से? पोत, आभूषण दे रखे हैं और अंग दे रखे हैं, नोगरी, ठीक है, नोगरी, नरमुख, ठीक है, नरमुख और भोगली। अब बताओ सुमेलित युग्म कौन सा है? ठीक है, पोत सिर पर, नोगरी पैर में, नरमुख हाथ में, भोगली गले में। अच्छे से आंसर आना चाहिए, टकाटक आंसर आना चाहिए। ओके, शाबाश। तो देखो, पोत ये सिर का नहीं है, पोत सिर का आभूषण नहीं है। पोत जो है वो किस पर धारण किया जाता है? गले में, गला, ठीक है, गले का आभूषण है पोत, गले में धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये गले का आभूषण है पोत, किसका है? गले का आभूषण हो जाता है। ठीक है, गले का आभूषण हो जाएगा पोत। फिर आगे देखें हम, नोगरी। अब नोगरी जो है ये किस में धारण की जाती है? हाथ में। अगर नेवरी होता तो नेवरी हो जाता पैर में, ठीक है, नेवटी होता तो नेवटी भी हो जाता पैर में, लेकिन नोगरी दे रखा है तो नोगरी हाथ में। नरमुख जो है ये हाथ में धारण किया जाता है पुरुषों द्वारा, ठीक है। और भोगली जो है, भोगली आपको पता है ये गले का आभूषण नहीं है। और भोगली जो धारण की जाती है वो भोगली कहाँ धारण की जाती है? भोगली गले से संबंधित नहीं है, भोगली गले संबंधित नहीं होकर के किससे है? नाक से संबंधित है। तो नाक जो है, ठीक है, नाग उसमें धारण की जाती है भोगली। तो भोगली जो आभूषण है वो किस में है? नाक में है, ठीक है। और ये नाक का आभूषण और इधर ये गले का आभूषण नहीं है। तो यहां पर सुमेलित युग्म पूछ रहा था, तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। सुमेलित के क्या है? नरमुख है, और नरमुख जो है वो हाथ में धारण किया जाता है। तो हाथ में धारण किया जाने वाला आभूषण है कौन सा? नरमुख, नरमुख। अगला प्रश्न, संस्कारों के संबंध में सुमेलित युग्म नहीं है। संस्कारों के संबंध में सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण करना, कर्णवेद, कानों में छिद्र करवाना, कानों में छिद्र करवाना, निष्क्रमण, पहली बार सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करवाना, पहली बार सूर्य व चंद्रमा का दर्शन करवाना, चूड़ाकर्म, बच्चों को प्रथम बार अन्न देना। तो देखो, समावर्तन संस्कार, वेदों की शिक्षा पूर्ण हो गई, ठीक है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है ये, ठीक है। कर्णभेदन, कर्णभेद, ठीक है, कानों में छिद्र करवाना, निष्क्रमण, पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाना, चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म, बच्चे को प्रथम बार अन्न देना, ये नहीं है। ये तो क्या होता है? अन्न प्राशन होता है, अन्न प्राशन होता है, अन्न प्राशन, अन्न प्राशन है। और अन्न प्राशन ये 7वां संस्कार होता है। कौन सा? 7वां संस्कार होता है। निष्क्रमण ये 6वां संस्कार होता है। कर्णभेद ये 9वां संस्कार होता है। और समावर्तन ये 14वां संस्कार होता है। कौन सा? 14वां संस्कार है। और चूड़ाकर्म जो है ये चूड़ाकर्म क्या होता है? तो चूड़ाकर्म ये 9वां संस्कार होता है, और इसको मुंडन संस्कार कहते हैं, जड़ूला संस्कार कहते हैं। बच्चे के बालों का मुंडन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सुमेलित युग्म यही नहीं है, क्योंकि चूड़ाकर्म का मतलब तो क्या है? मुंडन संस्कार है, बालों को मुंडवाया जाता है पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में। बच्चे को प्रथम बार अन्न देना अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है, और वो 7वां संस्कार होता है, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार। और 8वां जो संस्कार होता है वो 8वां संस्कार, सॉरी 8वां, ये 8वां संस्कार है, ठीक है। और 9वां जो संस्कार है वो कर्णवेद संस्कार होता है, ठीक है। 6वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार होता है। पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म संस्कार है, 5वां नामकरण है, 6वां जो है वो निष्क्रमण है, 7वां अन्नप्राशन है, 8वां जो संस्कार है ये चूड़ाकर्म संस्कार है, 9वां संस्कार जो है, 9वां संस्कार वो कर्णभेद संस्कार है, कान बींदे जाते हैं, 10वां विद्यारंभ संस्कार होता है, 11वां उपनयन संस्कार होता है, और 12वां जो संस्कार है वो वेद आरंभ संस्कार होता है, और 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार, चौथा जो संस्कार है 14वां वो समावर्तन या दीक्षांत संस्कार होता है, और 15वां संस्कार विवाह संस्कार, और 16वां अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। तो ऐसे 16 संस्कार होते हैं। गर्भपुंज से सीम जात नाम, ऐसे अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, ऐसे आपको मैंने पहले ही बताए हुए हैं ये। तो यहां पर यह आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताओ भैया। बारोटी,
विवाह के बाद वधु के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज। सांकड़ी, विवाह से एक दिन पूर्व रिश्तेदारों का मिलन। बड़ार, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज। सामेला, वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत। वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत। ठीक है, सुमेलित नहीं है। बताओ भैया कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? अच्छे से आंसर देना है। चलो, तो देखो यहां पर बारोटी, विवाह के बाद वधु के स्वागत में दिया जाने वाला भोज, बिल्कुल सही है। सांकड़ी, विवाह से एक दिन पूर्व रिश्तेदारों का मिलना क्या होता है? सांकड़ी कहलाता है। और बड़ार का भोज विवाह के अवसर पर दिया जाता है। सामेला, वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत। वर पक्ष बारात का स्वागत नहीं करेगा, वर पक्ष नहीं, ये वधु पक्ष है। क्या है? वधु पक्ष है। अगर यहाँ वधु पक्ष होता तो बिल्कुल सही हो जाता, तो यहां पर यह सुमेलित नहीं है एक। ठीक है, क्योंकि सामेला मधुपर्क जो होता है, बारात जब वधु पक्ष के यहाँ पहुंच जाती है तो उनसे कुशल क्षेम हालचाल पूछा जाता है और मीठा पानी पिलाकर के स्वागत किया जाता है, तो उसको कहते हैं सामेला मधुपर्क। तो ये वर पक्ष का स्वागत है, ठीक है, वधु पक्ष द्वारा। ठीक है, बारात का स्वागत होता है। ओके, शाबाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? तो 11 जो संस्कार हैं उनमें कौन कौन से? नामकरण 5वां होता है, विद्यारंभ 10वां होता है, पुंसवन दूसरा होता है और 11वां उपनयन होता है। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? तो 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 किस में है? सी में है। ठीक है, तो 3 1 2 4 सी में है, तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, नंबर के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से क्रम याद रखना है संस्कारों का। अगला प्रश्न क्या है? उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, देखो ध्यान से सुनना। अब उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर 90% की छूट है और ये दिवाली धमाका ऑफर है उत्कर्ष का, इसका आप फायदा उठा सकते हैं, जो 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक वैलिड है। ठीक है, जिसमें आप सभी उत्कर्ष के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं ऐप में उपलब्ध, उन सभी पर 90% डिस्काउंट है, तो 3 नवंबर तक इसका आप फायदा उठा सकते हैं। वाद्यंत्र और जाति दे रखी हैं, वाद्यंत्र दे रखे हैं, जाति दे रखी है, उनको सुमेलित करना है। पुंगी, ठीक है, अपंग, बांकिया और रावणहत्ता। ठीक है, तो पुंगी का संबंध किससे है? तो पुंगी का संबंध जो है वो कालबेलियाओं से है, तो ए में हो जाएगा 2। अब ए में 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये खत्म हो गए। अपंग, अपंग किसका है? तो अपंग जो है, अपंग, वो अपंग किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलो यहां तक सही है दोनों। फिर उसके बाद बांकिया, और बांकिया किसका है? तो बांकिया जो है ये सरगड़ी जाति का है, तो इसमें 3 हो जाएगा, और रावणहत्ता भोपा का है तो 4 हो जाएगा। आंसर होगा इसका 21 34, 21 34, और 21 34 किस में है? तो 21 34 बी में है, तो यहां पर इस प्रकार इसका मिलन हो जाएगा। ओके, ऐसे मिला सकते हैं, 21 34 यहां पर लिख लो और फिर सामने देख करके भर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? बोली और उपबोली दे रखी है, बोली दे रखी है और उपबोली दे रखी है उनकी सामने। ठीक है, कि किसकी कौन सी उपबोली है? तो देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है ये शेखावाटी की, ठीक है, शेखावाटी को बोलिए, बिल्कुल सही है। ढूंढानी 84 बिल्कुल सही है। मेवाड़ी राजावाटी ये गलत है। मालवी निमाणी सही है। ठीक है, राजावाटी जो है ये ढूंढानी की उपबोली है। किसकी है? ढूंढानी की उपबोली है। राजावाटी है, तोरावाटी है, नागरचोल है, नागरचोल है, 84 है। ठीक है, ये सब उपबोली है किसकी? ढूंढानी की। लेकिन यहाँ मेवाड़ी की उपबोली दे रखा है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी की बोली को साहित्यिक रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थानी बोली के 2 साहित्यिक रूप हैं, जिसमें राजस्थानी बोली के साथ साथ अगर ब्रिज भाषा का मिश्रण है तो क्या हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा। और डिंगल की अगर हम बात करें तो डिंगल बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। और डिंगल जिसमें राजस्थानी और मारवाड़ी, राजस्थानी और मारवाड़ी इनका अगर मिश्रण है, राजस्थानी और मारवाड़ी का, तो क्या कहलाएगा? डिंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिंगल कहलाएगा। तो यहां पर पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो यहां बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। शाबाश। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, असुमेलित युग्म कौन सा है निम्न में से? तो देखो सेनानी, मेघराज मुकुल की बिल्कुल सही है। दुविधा विजयदान देथा, मंजली रात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और जोग संजोग, जोग संजोग शीला
नथमल जोशी। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म पूछ रहा है, ये तीनों सुमेलित हैं, असुमेलित है वो कौन सा है, जोग संजोग, ठीक है, जोग संजोग। नथमल जोशी की जो रचना है वो है आभई पटकी, आभई पटकी। तो आभई पटकी जो रचना है ये नथमल जोशी की है। और अगर हम बात करें कि जोग संजोग जो है, ये जोग संजोग जो रचना है वो किसकी है, तो जोग संजोग रचना, इसको देखें तो जोग संजोग रचना किसकी है, तो जोग संजोग यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ठीक है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है जोग संजोग। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है जोग संजोग, ठीक है, जोग संजोग है, ठीक है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। हुगोरी किण पीवरी अन्ना खम खम खम्मदाता, ठीक है, ठीक है, खम्मा अन्नदाता, खम्मा अन्नदाता है, हुगोरी किण पीवरी, ठीक है, जोग संजोग है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो रचनाएं हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। इसके अलावा इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें तासरो घर जोग संजोग, ठीक है, एक और मुख्यमंत्री, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं किसकी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखो, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा कौन सा काव्य संग्रह सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। पहले नंबर पर कौन सा प्रकाशित हुआ था इनका, वनफूल, सतवादी, अग्निवीणा, लीलटास, बताइए। कन्हैयालाल सेठिया का कौन सा काव्य संग्रह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो एक नंबर पर कौन सा आएगा, सबसे पहले जो प्रकाशित होने वाला काव्य है कन्हैयालाल सेठिया का, वो 1 नंबर लिख रहा है तो वनफूल है, तो 1 नंबर पे ही हो जाएगा। सबसे पहले प्रकाशित हुआ है और वो सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ है वो वनफूल प्रकाशित हुआ है। कौन सा है, वनफूल है, और वनफूल प्रकाशित किया गया है सबसे पहले। और ये काव्य संग्रह 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, 1941 में 1941 में वनफूल, ये ध्यान रखना 1 नंबर पर लिख रहा है 1 नंबर, और वनफूल जो है वो कन्हैयालाल सेठिया का सबसे पहले प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और कन्हैयालाल सेठिया जो है उनका अग्निवीणा जो है, उस अग्निवीणा का जो प्रकाशन किया गया था वो 1942 में 1942 में अग्निवीणा का प्रकाशन किया गया था। तो ये दूसरा प्रकाशित है अग्निवीणा। तो अग्निवीणा का जो प्रकाशन है वो 1942 ईस्वी में है। और लीलटास इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में किया गया है, 1976 में। और फिर उसके बाद में सतवादी को अगर हम देखें तो सतवादी इनका जो है वो सतवादी बाद में पुरस्कार हुआ, बाद में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 1 नंबर है वो क्या हो जाएगा, वनफूल हो जाएगा। क्या होगा, वनफूल हो जाएगा। तो यहां पर ये आपके 50 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, जो दिवाली तोहफा था आपके लिए, जिसमें कल हमने 25 प्रश्न किए थे और 25 प्रश्न आज किए हैं। एक 50 प्रश्नों का दिवाली तोहफा मिला आपको। आप इसको क्लास को अगर लाइव नहीं ले पाए हैं तो बाद में जरूर देखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी अपनी खुशियों के साथ में अपने घर वालों, परिवारों, दोस्तों, मित्रों के साथ में इस त्योहार का आनंद लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।